बहुत सारे बच्चों को ना अभी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली में अपने एनडीए 125 का एग्जाम कैसे जो अप्रोच करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस है मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और अपनी जीएस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या मुझे एक सीडीएस के पैटर्न में पढ़ना है जीएस, या फिर मैथ्स का जो सिलेबस है ना उसको एग्जैक्टली में कैसे जो अप्रोच करना है। क्योंकि कई बार हमको अलग अलग टीचर्स बता रहे होते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लो, क्या वो सच में इनफ है कि नहीं है। या फिर इंग्लिश में ब्लैक बुक नाम की एक तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र बोलते हैं कि भाई ये पढ़ लो, लेकिन भाई वो ब्रह्मास्त्र चलाओगे कैसे, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी है, कितने जो वोकैब आप लोग उससे रट लोगे। या फिर अगर एरर की बात करते हैं, क्या मेरे को सारे रूल्स पढ़ने हैं। सो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसको एग्जैक्टली में हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली में ना कैसे करके आप लोग ये चीजें अप्रोच कर सकते हो और क्या क्या जो आपकी एग्जैक्ट में स्ट्रैटेजी होगी। तो बिफोर मूविंग अहेड, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो हम लोगों का बैच है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल तो आप लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में देख लिया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ना बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन लोगों ने अभी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा टास्क ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसके अलावा जो हमारा ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप है और हम लोगों का जो टेस्ट वाला ग्रुप है, वो ज्वाइन नहीं किया है। उसके लिंक आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन में, आप लोग कोर्सेज में जाना, आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन में सबके लिंक मिल रहे होंगे। डू ज्वाइन इट, क्योंकि वहां पर हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं एग्जैक्टली में कैसे करके चीजों को अप्रोच करना है और बहुत सारी चीजें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि भैया कब तक एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो 13 अक्टूबर से हमारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ 7 से 8 सीटें बची है, तो जरूर से जिसको भी ज्वाइन करना है वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जितने ही बच्चों ने बैच ऑलरेडी परचेस कर लिया है वो अनाउंसमेंट में जाके लिंक से ग्रुप्स जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया बैच को, या फिर अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं, उन लोगों के मन में ये डाउट है कि जो सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, क्योंकि 25 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, सो वो लोग कैसे कवर अप करेंगे। हम लोग तुमको सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिल ही रही होंगे ना, आप लोग उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना। उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट होता है, आपको पता है कि संडे को हमारी स्पेसिफिकली डाउट क्लास चलती है। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, आप लोग क्लास की एंड में जरूर से पूछ सकते हो। और जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वो तो आप क्लास के बीच में ही पूछ सकते हो, बट अपना कोई एडिशनल डाउट आप लोग क्लास के एंड में पूछ सकते हो। सो आप लोगों के जितने भी डाउट्स है दे ऑल विल बी केटर्ड, डोंट वरी अबाउट दिस। आप लोगों के जितने भी डाउट्स है सब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एड ऑन करते हुए मैं ये बोलूंगा कि ये जो सेशन है, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू एजुकेटर्स। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट के बिहाफ पर जो क्वेरीज होती हैं, जो पर्टिकुलरली यदि मैं बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं नरेंद्र सर से जितने भी मैथ्स के, अब मैं बेसिक क्वेरीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि मोस्ट क्रूशियल सवाल, जो कि टर्निंग पॉइंट होता है व्हेन समबडी इज एमिंग फॉर एनडीए एग्जाम, मैं वो सारे सवाल नरेंद्र सर से पूछ रहा हूँ। ही इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, तो वो सारे सवालों के आंसर मेरे को कर रहे होंगे। और ऑन दी अदर एंड ही वुड बी आस्किंग मी द क्वेश्चंस ऑफ जीएटी, और मैं वहीं पर जितनी भी जीएटी की क्वेरी है मैं अपनी तरफ से बेस्ट देते हुए वो सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं यहां से पहले हम लोग ऐसे करेंगे कि मैं यहां पर पहले नरेंद्र सर से क्वेश्चन पूछूंगा। सो नरेंद्र सर विल बी द फर्स्ट हु विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड एट लास्ट आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द जीएटी। ठीक है, तो सर आर यू रेडी फॉर दिस? यस। और एक और चीज मैं यहां पर एड ऑन करना चाहूंगा, वी हैव क्लियर्ड एनडीए एग्जाम, सो वी नो एग्जैक्टली हाउ टू थिंक लाइक अ एस्पिरेंट। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं ना वो एज अ एस्पिरेंट की तरह पढ़ाते हैं, नॉट लाइक अ टीचर। क्योंकि आपको एज अ एस्पिरेंट की तरह अपना एग्जाम क्लियर करना है। सो वी विल बी टेलिंग यू लाइक अ एस्पिरेंट, नॉट लाइक अ टीचर। सो ये चीज ध्यान रखना, एंड दिस मेक्स दिस प्लेटफॉर्म डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है सर, तो यहां पर आई होप यू आर ऑल सेट फॉर माई क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन, मतलब कोई भी है, एक बिगिनर है, एवरी बिगिनर इज अ विनर, तो वही बिगिनर के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब कोई भी मैथ्स की बिगिनिंग करता है तो कई बार क्या देखने को मिलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मैथ्स हो चाहे जीएटी हो। तो मैथ्स में स्टार्टिंग में ये होता है कि सवाल नहीं बन रहे हैं, कई बार सोल्यूशन भी देखना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि करना कैसे। तो आइडियल तरीका क्या है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का, जिससे एक्चुअली में चाहे बिगिनर हो, कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा हो, उसे उस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एम करना चाहिए। देखो बच्चे ना सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, दे जस्ट डायरेक्टली जंप्ड इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी गलती है। और फिर कहते हैं भैया मुझसे हो नहीं रहा, या फिर हम लोगों को अलग अलग मैसेजेस करते हैं कि भैया हो नहीं रहा। देखो एग्जैक्टली में आप लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट्स योर करंट पोजीशन, आप लोगों के बेसिक्स कैसे हैं, या फिर आप लोगों ने क्या अभी तक कभी एनडीए की प्रिपरेशन की है, तो आप लोगों के बेसिक्स अच्छे होंगे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत चीजें कर रखी होंगी। बट इफ यू आर अ बिगिनर, यू आर अपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सबसे पहली बात
द बेस्ट थिंग इज यू कैन डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जस्ट एक बेसिक के लिए है। अब अगर बहुत सारे बच्चे मुझसे यही पूछते हैं भैया क्या एनसीईआरटी करने से हो जाएगा, एब्सोल्युटली नो, यू विल फेल इन योर एनडीए एग्जाम। आप लोग 20 to 25 क्वेश्चन करके आओगे और आपको पता है 30 क्वेश्चन एट मिनिमम आपको करना ही करना है, 10 इज द थ्रेशोल्ड, आपको करना ही करना पड़ेगा। सो एनसीईआरटी करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आरएस अग्रवाल होगी या कोई भी एक बेसिक बुक होगी उस जिसमें आपके एनडीए लेवल, जिसमें आप लोगों के एनडीए लेवल के क्वेश्चंस है, आप लोग आराम से उस बुक को कर सकते हो। वहां पर आप लोगों के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, मतलब अगर एक टाइप का क्वेश्चन है उसके 4-5 क्वेश्चन है, फिर दूसरा टाइप है उसके 4-5 क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर कोई बच्चा करता है ना अप्रोच, आराम से वो चीजें कर सकता है और उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है। सो डायरेक्टली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करोगे भाई नहीं होगा, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कुछ की नहीं है और डायरेक्टली इतने बड़े किसी टास्क के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। आप लोगों को पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी तो हम अकेडमीज में जाते हैं ताकि हम लोगों को इतने अच्छे से ट्रेन कर सके, तब उसके बाद वॉर में जाएंगे। डायरेक्टली बंदूक पकड़ा के अगर वॉर में चले जाओगे तो क्या होगा, फिर तो भाई पता ही है तुम लोगों को एग्जैक्टली में होने के वाला है। और सर जब एक कोई एस्पिरेंट ये सब सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आ जाता है, तो पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अब थोड़े से है नहीं सर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब आप यदि देखेंगे 2007 से लेकर अभी 2024 तक है, तो वहां पर किस तरीके से एम करना सबसे बढ़िया रहता है? सो हम लोगों को ना थोड़ा सा ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली में ना पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते थे और अभी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे 2010-2012 तक के, तो वहां पर आप लोगों के बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ रहे थे और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। सो सबसे आइडियल जो सिचुएशन रहती है, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आप क्या करो, 2024 से स्टार्ट करो एंड गोइंग ऑल द वे टू 2014। सो ऐसे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, ऐसे नहीं कि 2014 से 2024 तक जाना, नहीं, यहां पर से 2024 से लेके आपको 2014 तक जाना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन जाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली में समझ आ सके कि आप लोगों का पहले क्या ट्रेंड आता था और अब क्या ट्रेंड आता है, और ताकि आप अननेसेसरी चीजें ना पढ़ रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी से बच्चा कर रहा होता है, सो उसके जितना मेहनती आदमी कोई नहीं होता। अगर जो कहीं बैच से पढ़ रहा है, अगर उसने उतनी मेहनत कर ली, उसका 100% एग्जाम क्लियर हो रहा है। बट जो सेल्फ स्टडी वाला होता है ना, वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है बट विदाउट डायरेक्शन। और आपको पता ही है यार कि एनीथिंग विदाउट डायरेक्शन इज नथिंग, आपका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे आप 1 मार्क्स से अपने एनडीए की कट ऑफ मिस कर रहे हो, चाहे आप 100 मार्क्स से कर रहे हो, एग्जाम नहीं निकला, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा गाइडेड वे में चीजें करो एंड गाइडेंस के लिए सबसे बेस्ट रहता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी वेदर यू आर इन सम बैच और वेदर यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। नरेंद्र सर, अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, जैसे कि हार्ड वर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज नॉट एक्चुअली वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अपन उसी के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। यदि पर्टिकुलरली मैथ्स में बात करें तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको एम करने के लिए सबसे सटीक सवाल कौन से होते हैं? एकदम डायरेक्टली मैं चाहूंगा आप बताएं। एक मतलब किताब ही बोल सकते हैं हम लोग, किताब, स्टडी मटेरियल कौन सा होता है जो कि एक आइडियल तरीका है कि हाँ भाई यूपीएससी एनडीए एग्जाम के रिटन एग्जाम में उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में आपको यह श्योर करा दे कि हमारा जीएटी का पेपर तो एटलीस्ट चेक होगा। भाई अगर आपको सबसे पहली बात मैंने एनसीईआरटी बता दी थी, सेकेंडली आप सीधा आरएस अग्रवाल पकड़ लो। मैं तो बोलता हूं हम लोग जैसे बैच में भी आरएस अग्रवाल करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट बुक लगती है मुझे इवन आज तक। क्योंकि बहुत सारे बीच में एजुकेटर बोल रहे थे कि भाई आपके आरएस अग्रवाल नहीं है उतनी रेलिवेंट, बट है यार वो रेलिवेंट। वहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के मस्ट है। आप क्या कर सकते हो उसके बाद, अभी ना जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेंस के हैं वो आपके डायरेक्टली उठ के आ रहे हैं विदाउट चेंजिंग ऑफ वैल्यूज। तो आप लोगों को जो लगता है ना, जैसे आप लोगों ने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया एनडीए के, आरएस अग्रवाल कर लिया, सो यू विल हैव द क्लियर कट आइडिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द ट्रेंड एंड हाउ यू शुड अप्रोच, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस तरीके से जो जो आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगे जेईई मेंस के पेपर में उठा के कर लो। नो मैटर आप लोगों को चाहे सोल्यूशन देखना पड़े, कोई इशू नहीं, वो जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन है यार, तो ऊपर रहेंगे वो, ठीक है। आपको दिक्कत आएगी, सो डोंट फील डिसहार्टेड कि मुझसे एनडीए के हो गए, जेईई मेंस के नहीं हो रहे एंड आई शुड नॉट बी प्रैक्टिसिंग इट। नहीं, आप लोगों को करना पड़ेगा, और आप लोग अगर एक बार करोगे, एक बार होने लगेंगे इन चीजें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग ही लेवल पे चले जाएगा। ये वाली मीटिंग सुनने के बाद यूपीएससी एनडीए भी लाइक मेरा धागा खोल दिया। सर जैसे यदि अपन पर्टिकुलरली मैथ्स के सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है,
24-26 टॉपिक्स हैं, 11-12 सारा अपन मिलाकर बात करें और कुछ एडिशनल मिसलीनियस टॉपिक्स भी हैं। तो वैसे तो मैं जीईटी को गेम चेंजिंग बोलता हूं, मगर पर्टिकुलरली यदि बात करूं कि मैथ्स में जो कि जिसका यदि अच्छे से तैयारी ना करो तो सिलेक्शन रुकवा सकता है, उसमें सर गेम चेंजिंग पार्ट कौन सा होता है, मतलब कौन सा टॉपिक है, और वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें भी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि एक्चुअली में गेम चेंजिंग है, जिसको छोड़कर जाना मतलब कि आप बहुत ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसा कौन सा टॉपिक है? यार इसका थोड़ा सा ऑपोजिट अगर मैं जवाब दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि कौन से छोड़ने हैं टॉपिक जिसकी वजह से अगर आपने वो टॉपिक कर लिया तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो है एग्जैक्टली में बच्चे जिसके पीछे पड़े रहते हैं, वो है कैलकुलस। क्योंकि यार देखो कैलकुलस वो एक लंबा गेम है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ी है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस, तब जाके आप लोग कैलकुलस का पार्ट को करो, या फिर इफ यू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन कैलकुलस तब जाके आप उस चीज को करो। इसके अलावा आप लोग 2D 3D और वेक्टर जो है ना, इनके कुछ पार्ट पढ़ लो। देखो हमेशा ये चीज बेटर रहता है कि आप लोगों ने अगर कोई टॉपिक है उसको 10 दिन पढ़ा और उसमें से आपके 4 क्वेश्चन आ गए, वो बेटर है रादर देन किसी को 30 दिन पढ़ा और उसमें से आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप लोगों को देखना पड़ेगा आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। सो यहां पर और अलजेब्रा भाई, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हलवा आती है बिल्कुल, ठीक है। आप लोग उसको छोड़ रहे हो ना, मतलब आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। इसके अलावा रिलेशन फंक्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, अगर आप सीक्वेंसली पढ़ोगे चीजों को आराम से होगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी भाई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम थोड़ी होते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल कट ऑफ निकालने के लिए 30 क्वेश्चन चाहिए होते हैं, 20 क्वेश्चन अकेले इन दोनों से आ रहे हैं। सो आप लोगों को ये तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपका ट्रिगो नहीं छोड़ सकते, उसे मत छोड़ना बिल्कुल। और ट्रिगो में बच्चे अक्सर क्या पूछते हैं कि भैया मैंने रेशियोज एंड वैल्यूज पढ़ लिया है, ये इनफ है क्या? अरे नहीं भाई, ट्रिगो से कंप्लीट आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। सो वहां पर आप लोगों का इनवर्स भी आएगा, ट्राइंगल्स भी आएंगे, आपके रेशियोज एंड वैल्यूज भी आएगा और हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस को याद रखना एग्जाम में सबसे आखिरी में करना, क्योंकि इट इज अ ट्रिकी पार्ट एंड इट इज अ लेंथी पार्ट। वो आपका सिर्फ टाइम खाने के लिए यूपीएससी ने कर रखा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं गधे और घोड़े में उसको फर्क करना है, तो घोड़े में तभी फर्क हो पाएगा जब आप लोग लास्ट में करोगे वो चीजें, ठीक है। तो जो लेंथी पार्ट होता है आप लोग उसको लास्ट में करो, बाकी इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ो। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, आराम से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, स्टार्ट्स हो गया। भले इस बार कम आए थे क्वेश्चन, 5 के करीब आए थे क्वेश्चन, बट 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मत छोड़ना। अब वो लेंथी पार्ट होता है तो मैं उसको ही प्रीफर करता हूं कि उसके जो लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उन्हें आखिरी में कर लो आप। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जैसा आपके कपिल सर है, तो उन्होंने तो सबसे पहले वो वही पकड़ते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रीम, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। तो आप लोग आराम से चीजों को करोगे, आप लोग जिस हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बहुत कुछ बता रहे हैं। सो अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखोगे ना, यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने कौन से नहीं। यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा हुआ एग्जैक्टली में इस बार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बट सिर्फ ये देख के मत बनाना कि इससे 20 क्वेश्चन आए थे अब तो इसी को पकड़ लूंगा, नहीं। आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल भी देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। सर जैसे आपने जितनी भी मोस्टली अभी चैप्टर्स के नाम बोले, मतलब जहां तक मेरे को समझ में आया वो मतलब बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ट्रिगो अलग है, अलजेब्रा अलग है, ज्योमेट्री अलग है, कैलकुलस अलग है, मैथ्स के अलग अलग सेक्शन है। मतलब मेजोरिटी ऑफ देम आर दी पार्ट अंडर अलजेब्रा, मतलब सारे अलजेब्रा के सबसेट हैं। और सर जहां तक मेरे को पता है जो मोस्ट ऑफ द अलजेब्रा का पार्ट है वो 11th क्लास में आता है। तो क्या आपको लगता है कोई सडनली 12th अपीयरिंग में आया है, उस टाइम पर वो एनडीए देने के लिए एलिजिबल है, तो क्या वो मोस्टली 11th के चैप्टर्स के ऊपर फोकस करके 11th में भी अच्छा स्कोर करके क्या एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर कर सकता है क्या? यहां पर थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली यार आप सिर्फ 11th या फिर आप सिर्फ और 12th पढ़ के नहीं कर सकते। आपको अब अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट सी लाइक 11th और 12th, आप लोगों को उसको कंबाइंड देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ट्रिगो की बात करता हूं, 11th में आपका रेशियोज एंड वैल्यूज है, बट 12th में आपका इनवर्स है। वही अगर मैं बात करता हूं कि आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है वो 12th में है, बट वो ट्रिगो से रिलेट कर जाता है। सो आप लोगों को एज अ होल देखो उसको अगर आप अलग अलग देखोगे ना, यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। आप लोग हमेशा रहोगे 11th पे ज्यादा फोकस करो, 12th पे ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा रहने वाले हो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। सो आप लोग एज अ होल अगर उसको देखोगे ना, दैट विल बी बेटर। और ये देखो स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से जो आपको आसान लगे। अननेसेसरी टॉपिक्स मत पकड़ लेना प्लीज। अननेसेसरी टॉपिक पकड़ोगे यू विल एंड अप इन गेनिंग नथिंग। और जैसे अगर कपिल सर ने भी ऑलरेडी अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर किया है, सो एग्जैक्टली में कपिल सर ने, अब वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, सो उन्होंने एग्जैक्टली में कैसे करके अपनी स्ट्रैटेजी, उनकी क्या थी मैथ्स में स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम्हें पता है कॉमर्स वाले को ऑलरेडी उनके पास अकाउंट्स रहता है,
इतना ज्यादा मतलब वो तो इतना ज्यादा लेंथी पार्ट रहता है जो मतलब मेरे क्लासमेट्स थे जब मैं स्कूल में था, तो वो तो भाई अकाउंट्स ही पे लगे रहते थे मैथ्स के पीरियड में भी, बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमेशा आंसर गलत, ठीक है, आंसर सही नहीं आता था उनका। सो एग्जैक्टली मैं कपिल सर बताने वाले हैं कि आप लोगों की क्या जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। सर पर्टिकुलरली यदि मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैंने तो फेलियर भी देखा है, सक्सेस भी देखे हैं, तो मेरे को तो काफी अच्छे से अब इतना पता चल गया है कि किस तरीके से पेपर क्लियर होता है, और साथ में अपन लोगों को दोनों को ये भी पता है कि किस तरीके से पेपर क्लियर नहीं होता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो पर्टिकुलरली सर जब क्लियर नहीं हुआ था उसका मतलब मेजर रीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो कई ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। स्टार्टिंग में जो आपने चीजें मैंने तभी वहां पर आपको अप्रिशिएट भी करा था, क्योंकि जो आपने बात बोल दी थी हार्ड वर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली द वर्क यू आर डूइंग इन फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। वही सारी चीजें थी, कैलकुलस हुआ, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हुए जैसे कि कोनिक सेक्शन वगैरह हुआ, यहां पर काफी ज्यादा आई यूज्ड टू वेस्ट माय टाइम अ लॉट ओवर देयर। तो वो मेरे लिए जैसे 3D हुआ, 3D में बहुत सारे फॉर्मुलेज वगैरह ऑलरेडी सर हमको अकाउंटेंसी वगैरह में बहुत कुछ यहां पर याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो यहां पर काफी ज्यादा उस टाइम पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो जब एक्चुअली में उस डायरेक्शन में मेहनत करी और सबसे सटीक डायरेक्शन जो कि मेरे को सक्सेस दिया वो एग्जाम में वो ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को देखकर अपनी तैयारी करना। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे कि कैलकुलस वाले पोर्शन में मैंने देखा कि सवाल इंटीग्रेशन से तो बिल्कुल भी मतलब एज सच सटीक आ ही नहीं रहा है, कभी कुछ पूछ लेता है कभी कुछ पूछ लेता है। मैंने पूरा का पूरा इंटीग्रेशन साइड में रख दिया। पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन में भी सिर्फ मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बस, और वो भी लाइट वाला, ताकि कई जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं वो बन जाए, इसलिए पढ़ा, इसलिए नहीं कि डायरेक्टली मैं उसके सवाल कर दूं। और जो मेरी स्ट्रेंथ है जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैं जैसे ही मेरा मैथ्स का पेपर आता था मैं सबसे पहले खोलने जाता था स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैंने पूरी स्टैटिस्टिक्स 11th की इकोनॉमिक्स में पढ़ रखी है। मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें पढ़ रखी है, तो वो मेरा एस है। फिर जो अपना प्रोबेबिलिटी है ये बहुत बढ़िया है। और जो 11th की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, यदि जैसे सिलेबस को तो पूरे ही देखना चाहिए, मगर जिसको फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, अपने सेट्स रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ऐसे टॉपिक हैं सर कि डायरेक्टली मार्क्स देकर जाते हैं, ईपी जीपी एचपी। तो यहां इनके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस करा, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, मॉक टेस्ट दिए, साथ में खूब एनालिसिस करा। बस दैट वाज माय प्राइम स्ट्रैटेजी, एकदम यही चीज पर कंटिन्यूअसली चला। फेलियर्स भी देखने को मिले स्टार्टिंग में, जब पता चलता है कि आइडियल वे पर चलना है तो दिक्कतें भी आती हैं, मगर चले ओवरकम करे। जब पता चल गया कि यही एक तरीका है सक्सेस होने का तो उस पर चले रहे, डेफिनेटली क्लियर हुआ सर। और कोई मैथ की जो दिक्कतें हैं बच्चों को जो हमने अक्सर सुनने को मिलती है, क्या और कोई है प्रॉब्लम? सर ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा नॉन साइंस वालों का एग्जाम आपने क्लियर करवा दिया। आप तो मेरे को ये बताइए कि जैसे कि कोई भी नॉन साइंस वाला है, मतलब सॉरी नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट है जिसका मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे अभी स्टार्टिंग में आप बात कर रहे थे ना कि उनमें ये चीज होती है कि डोंट टेक सिलेबस एज 11th एंड 12th, टेक द सिलेबस एज होल। तो कभी भी अपन आर्ट्स वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं बोलता 11th 12th, वो क्या बोलता है कि जैसे कि पर्टिकुलरली आर्ट्स के स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया 26 टॉपिक हैं, 24 टॉपिक हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इन्हीं नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट की बात करें तो जैसे बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते रहते हैं, आप मतलब कैन यू जस्ट टेल इन 2 to 3 मिनट्स की क्या एकदम सटीक तरीका है भाई कि नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स एकदम एनडीए के मैथ्स को फोड़ सकते हैं, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स? देखो मैंने हमेशा वही कहा है कि एक गाइडेड वे में अगर आप चीजें करोगे तो आराम से आपकी चीजें होंगी। जैसे कैलकुलस, 2D, 3D, वेक्टर, अभी फिलहाल के लिए कर दो इनको साइड में, आपके 40 क्वेश्चन गए, बट 40 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इतनी बड़ी हेडेक गई, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा चीज है। सो आप लोगों को 80 क्वेश्चन अभी भी आपके हाथ में है, आप क्या करो ना, आराम से प्रोबेबिलिटी पीएनसी से स्टार्ट करो, जैसे हम लोग अपने बैच में भी कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी पीएनसी हो गया, आपके 20 क्वेश्चन या फिर आपके 15 क्वेश्चन के करीब एश्योर हो गए। चलो मैंने मान लिया 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, जैसे मैंने एग्जैक्टली बता रखा था, हो गया आप पे सिक्योर। अब आपको टारगेट करना है कि एग्जैक्टली मेरे को 50 के करीब क्वेश्चन करके आने एग्जाम में, तो मेरे को एटलीस्ट 80 क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। जब मैं 80 क्वेश्चन के लिए पढ़ूंगा तब जाके मैं कहीं एग्जाम में 50 क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। बट मोस्ट ऑफ द जगह ये बताया जाता है नहीं यार 80 क्वेश्चन क्यों, 50 क्वेश्चन के लिए करो, 30 क्वेश्चन तो सही करके आओगे, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली में सबसे बड़ी गलती यही होती है, बच्चे ये सोचते हैं 50 क्वेश्चन के लिए कर लूं, बहुत अच्छे से कर लूं, नहीं, ये गलत है। उसके बाद आप लोग क्या करो, ट्रिगो नहीं छोड़ सकते, ट्रिगो आप छोड़ ही नहीं सकते। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में ट्रिगो आएगी, सीक्वेंस एंड सीरीज में ट्रिगो आएगी, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिगो डाल देंगे, आपके बाइनोमियल थ्योरम में कई बार ट्रिगो डाल देंगे,
सो आप लोगों को नहीं पता कि ट्रिगो कहां घुस जाएगी, ठीक है, वो है आलू की सब्जी। तो मैं हमेशा वही बोलता हूं, डाल देंगे वो हमेशा। तो रेशियोज एंड वैल्यूज, इनवर्स और अपना प्राइमल्स पढ़ लो आराम से। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो अगर मैं मानता हूं 15 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, आपके 12 से 13 क्वेश्चन यहां भी प्रिपेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स कभी मत छोड़ के जाना, इतना हलवा आते हैं, इतने प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्टली आते हैं। इवन मैं तो ये बोलता हूं, अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, आप लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जेई वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो, मत लो कोई बैच, सीधा सीधा हमारी यूट्यूब की वीडियोस उठा लो, काम बन गया तुम्हारा। डायरेक्टली सब कुछ बता रखा है उसमें, ठीक है। अब इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो आप लोग पहले से ही पढ़ते हो, और आप लोगों के जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए। अब एक कई बार ऐसा होता है, बच्चे ने एक क्वेश्चन देखते हैं मिसलिनियस का एग्जाम में और उनका दिमाग खटक जाता है, वो कहता है भैया ये कौन से टॉपिक से आया है। अरे नहीं भाई, वो आपको मिसलिनियस है। यूपीएससी में हमेशा बोलता हूं, गधा घोड़ा बनो, घोड़ा गधा मत बनो कि मेहनत करते जा रहे और मिसलिनियस भी पढ़ लूंगा। अरे यार 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे मिसलिनियस के, चलो आपके 75 क्वेश्चन हो गए, बाकी तो आपके हाथ में है ना। सो बाकी के जितने टॉपिक्स है सबको जरूर पढ़ो। अगर आपके पास उसके बाद टाइम बचता है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए पिछले 10 साल के, आपने आरएस अग्रवाल लगा दिए, आपने जेईई मेंस के वो क्वेश्चंस लगा लिए, जो आप लोग कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लेना, जो आप लोगों के एनडीए स्पेसिफिक आप लोगों के जेईई मेंस के क्वेश्चंस है वो लगा लिए। उसके बाद 2D 3D वेक्टर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो करके वो निकाली थी, 2 वीडियोस निकाली थी, उससे आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आराम से। बल्कि अगर जिसने सही से थोड़ा सा पढ़ा होगा 10 क्वेश्चन के करीब करके आया होगा वो एग्जाम में, उन 2 वीडियो से। सो वो वाले के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ लो आराम से। आप लोगों के कट ऑफ तो छोड़ो यार, तुम लोग बोलोगे भैया इस बार ना 100 से बस थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा एम कर रहे होंगे। और 75 के लिए एम मत करो, 75 मार्क्स के लिए आप लोग कम से कम 120 के लिए एम करो, तब जाके कहीं आप लोगों के 90 या 100 मार्क्स आएंगे। सर अभी जैसे आपने बोला कि ये जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको जेई के भी कुछ एनडीए स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं, तो सर क्या इसलिए आप बोलते हो, एम्फेसिस करते हो कि इट्स बेटर टू बी अंडर मेंटोरशिप, ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि मतलब जेई के भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस भी हैं, पुराने वाले क्वेश्चंस भी हैं, बीच वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें से कौन से जेई के सवाल आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करने हैं इवन फॉर नॉन मैथ्स वाले, और कौन से नहीं करने हैं? क्या इसलिए वो मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट होती है क्या मैथ्स में? हाँ, मेंटोरशिप देखो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती है मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक गाइड रहना चाहिए, क्योंकि देखो यार डाउट्स अगर आप लोगों को आगे किससे पूछोगे, बुक से नहीं आ रहा समझ में, बुक का मेथड आप लोगों का एक पेज का होता है, वो कैसे करोगे आप लोग, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर बात रही कितने जेईई मेंस के क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं, आप लोग जेईई मेंस के 5 से 6 साल के जो लेटेस्ट है 2018 तक के वो क्वेश्चंस कर लो बस, ज्यादा मत करो, लेकिन इतने कर लो, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा वो चीज। लेकिन मेंटोरशिप अगर आपके पास है, अगर आप लोग चीजें अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज गो फॉर अ मेंटोरशिप, और अननेसेसरी जगह उठपटांग जगह मत करना। क्योंकि भाई साहब, क्योंकि मैंने एक नॉन मैथ्स का स्टूडेंट था, उसने एक कहीं का बैच ले लिया, ठीक है, उसने देखा भाई साहब इंस्टाग्राम में बढ़िया सा दिख रहा है टीचर, उसने ले लिया। पहले दिन गया, उसने अपना एक डाउट पूछा, उस टीचर ने इतनी सुना दी उसको, अगली बार से वो गया ही नहीं। उसने पूरे एक अटेम्प्ट के लिए सिर्फ एक क्लास ली थी मैथ्स की, वो भी आधी छोड़ के भाग गया था। सो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर वाइसली समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में आप लोगों के मेंटर्स कैसे है, क्या आप लोगों के हर एक डाउट्स को केटर किया जाता है क्या, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सर अब जैसे प्रैक्टिस की अपन बात कर रहे हैं, मतलब कि नॉन मैथ्स वाले को भी प्रैक्टिस करना है और जो मैथ्स वाला है उसको भी प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करते टाइम और एग्जाम में आजकल का बहुत बड़ा ये ट्रेंड है कि वो जो मिक्स्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एकदम ये तो क्लियर रियलिटी सर आज मैं फेच आउट करना चाह रहा हूं, और जितने भी जो सवाल होते हैं ना, जो बहुत मेजर मतलब क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं, मैं वो सारे आपसे क्लियर करना चाह रहा हूं। कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें लॉग भी लग रहा है सर, ट्रिगो भी लग रही है, और उठाकर उसको या तो ईपी में डाल दिया या जीपी में डाल दिया, तो सर ये 3 टॉपिक्स आ गए हैं। अब ये 3 टॉपिक के जो मिक्स्ड कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं, इनके साथ कैसे डील करना होता है, क्योंकि काफी चैलेंजिंग यही होता है सर। अब देखो 2 चीजें हैं, अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस में दिखा है और दूसरी चीज आप लोगों को एग्जाम में दिखा है। अब बाई चांस अगर आप लोगों को एग्जाम में दिख गया, बच्चे इसी को देख के पैनिक कर जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्वेश्चन नहीं आया, भाई साहब मैंने तो ये पढ़ा था, वो अपना माथा फोड़ने लग जाते हैं वहां पर। रुको भाई, आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, वेट करो, उसको भी छोड़ो, उस पर भी उसको देखो ही मत इतना। अगर तुमको देखने से टफ लग रहा है अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाद में कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बच्चे ना
एग्जाम में कर रहे होते हैं उनसे बन रहे होते हैं 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और जब घर आके करता है 50 पार कर रहे होते हैं वो। सो उन लोगों की कट ऑफ आराम से उस टाइम निकल रही होती है जब घर में बैठे होते हैं। सो जो प्रेशर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। सो पहली बात, प्रेशर में खेलना सीखना पड़ेगा। सेकंड चीज, मान लेते हैं आप प्रैक्टिस में ये चीजें कर रहे हो, 3 टॉपिक्स के एकदम मर्ज क्वेश्चन आ गए, आराम से उनको सेग्रीगेट करो चीजों को कि भाई साहब मेरे को ना कैसे रखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। हमेशा सिंप्लीफिकेशन पे करो काम कि लॉग आगे से आ रहा है, उसके अंदर आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर आप मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना यार, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी अंदर की सॉल्व, उसके बाद आपका ट्रिगो का होगा, उसके बाद लॉग होगा। सो ऐसे करके अगर आप चीजों को देखोगे स्टेप बाय स्टेप करो, और सिंपल सी बात है आप लोगों के एक दिन में तो नहीं होगा। और अगर आप लोगों को लॉग नहीं आता तब भी नहीं होगा, ट्रिगो नहीं आती तब भी नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक नहीं आती तब भी नहीं होगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूं एकदम फिक्स्ड चीजें मत पढ़ो। कई बार ऐसा होता है आपके मर्ज ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम हलवा क्वेश्चन होता है, बट क्योंकि बच्चे ने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो कर कैसे पाएगा। वहां पर आता है कि एपी का एक आ जाता है, तुम्हें एपी ही नहीं पता, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा इसीलिए पढ़नी पड़ेगी। और जितने मैंने टॉपिक्स बताए इन्हीं से रिलेटेड करता है, इन्हीं से रिलेट करती है सब चीजें। ऐसा नहीं होगा कि ट्रिगो आपकी वेक्टर्स में डाल दी, नहीं वो नहीं होगा, या ट्रिगो आपकी 2D में डाल दी, वो नहीं होगा, बट ट्रिगो को आपको बाकी चीजों में डाल देंगे जो जितने भी बाकी के टॉपिक्स है। सर एक छोटा सा सवाल, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि जीएडी में तो ये मेजर इंपैक्ट क्रिएट करता है। मैथ्स का आप बताओगे रिवीजन कैसे करना है, जो रिवीजन रिविजिट करते हैं क्वेश्चन को, ये कैसे करना है। और इसी से लिंक करके एक और सवाल आप इसका आंसर कीजिएगा कि जो टेस्ट है वो टेस्ट किस तरीके से देना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना है। तो ये रिवीजन और जो टेस्ट एनालिसिस है, इसका मैं रियलिटी जानना चाहूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं, जो कि बहुत दिक्कत हो जाती है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, बहुत कुछ कर लिया, मगर एट द एंड बोलते हैं कि रिवीजन नहीं हुआ तो पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो रिवीजन करते कैसे, ये मैथ्स में कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, एक पहला बैच जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे एक बच्चे ने क्या किया था, नोट्स ही नहीं बनाए थे भाई साहब। वो मेरे से हर बार पूछ रहा कि भैया ये वाले का आंसर, मैंने 1 बार बताया, 2 बार बताया, 10 बार बताया, 20 बार बताया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये मैंने सब क्लास में करवा रखा, तो ये वापस से क्यों पूछ रहा। मैंने कहा नोट्स नहीं बनाए, कह रहा नहीं भैया नोट्स नहीं बनाए। सबसे बड़ी गलती ये है कि नोट्स आप लोगों के अगर प्रॉपर होंगे तब आप लोगों को रिवीजन में फायदा होगा। सेकेंडली चीज, आप लोगों को नोट्स तो बनाने हैं, जो क्लास में करवाया वो तो बनाना है, या फिर जो आप कर रहे हो वो तो बनाना है, साथ में प्रीवियस ईयर के अलग से बना लो एक कॉपी, हर एक प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के कर दो। उसके अलावा RS अग्रवाल के जितने तुम्हारे टफ क्वेश्चन लगते हैं सब कर दो। अब एक बार आपके पास प्रॉपर नोट्स आ गए, उसके बाद बच्चे क्या गलती करते हैं भाई साहब, उन्होंने लेटे हो मस्त से तकिया लगाया पीछे और पलटने लग गए। ये सबसे बड़ी गलती। दूसरी कि भाई रिवीजन ऐसे नहीं होता मैथ्स का। अभी एक लड़की थी, वो 550 मार्क्स ला रही थी मॉक टेस्ट में, या 600 मार्क्स भी आ रहे थे उसके, बट उसका पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, बैच की थी वो। अब उससे क्या हमको मिलता है, उसने कहा भैया जो जो मैंने ऐसे रीड करके पढ़ा था ना, आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल दैट, बल्कि जो मैंने चीजें लिख लिख के करी थी ना, वो क्वेश्चन तो देखते ही मेरे को पता लग रहा था कि इसका आंसर ये होगा। सो यहां पर आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आपको रिवीजन करना है तो आप लोगों को लिख लिख के करना पड़ेगा रिवीजन। मैं क्या करता था कई बार, जैसे मान लो मेरे को कोई खाली पेपर मिल गया एसीआर के, उसमें करता था ट्रिगो के फॉर्मूले लिख देता था, जितने याद है, जितने भी याद है। अगर कोई मिस हो गया, हाँ अगर कोई मिस हो गया तो फिर अगली बार उसको रिवाइज कर दिया। तो आप लोगों को कोई भी खाली पेपर है ना भाई साहब, न्यूज़पेपर का कहीं पे वो एड्स आता है ना, मान लेते हैं उसमें सफेद हुआ है, उसी में लिख दिया, ले हाथ में पेन नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना बार बार अगर चीजें लिख लिख के चीजें करोगे ना, आराम से आपका काम बन गया। रिवीजन के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और बच्चे बोलते हैं भैया मैंने 2 बार किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होगा भाई 2 बार से, जरा कपिल सर आपको बताएंगे, कपिल सर ने कितनी बार किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? भाई मैंने तो वो हरी वाली दिशा पब्लिकेशन की बुक आती ना, 7 से 8 बार सॉल्व करी थी भाई, सही में 7 से 8 टाइमिंग के साथ। स्टार्टिंग में 3 बार टाइमिंग नहीं करी थी, मगर बाद में फिर टाइमिंग। ठीक है, सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, और एक और बड़ी गलती जो अभी अभी हमने देखी है, हम लोगों ने क्या किया इस बार टेस्ट बहुत लिए थे, उस पर भी थोड़ी देर में आऊंगा, बट बच्चों को ना याद हो गए क्वेश्चंस। अब वो लोग क्या करते हैं टेस्ट में, क्योंकि हम लोग टाइम का प्रेशर डालते हैं, वो लोग क्या करते थे सीधे सीधे टिक मार देते थे। अरे भाई ऐसा मत करो, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है ना, गो विद द अप्रोच। आप लोग अप्रोच लगाओ, उससे आंसर निकालो। ऐसा मत करो कि मेरे को आंसर याद हो गया क्योंकि भैया आपने ये 5 बार दे रखा है, ये 10 बार आप लोगों ने सेम क्वेश्चन दे रखा है टेस्ट में। अरे वो हमने इसीलिए दे रखा है ताकि आपको बार बार कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो। सो आप लोग अच्छे से रिवाइज करो उस चीजों को, उसको अच्छे से लिखो कि एग्जैक्टली में इसका मेथड क्या होने वाला है,
तब जाके करो। डायरेक्टली ना आप लोग सीधा सीधा आंसर मत लिख दो कि इसका आंसर तो यही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मेथड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नहीं। अब अगली चीज पे आते हैं कि टेस्ट का कैसे करके एनालिसिस करना है। सबसे पहली बात, टेस्ट कितने दिन है। सो भाई टेस्ट आप लोग हर एक पहले टॉपिक वाइज दो टेस्ट, मैं तो बोलता हूं सब टॉपिक वाइज भी दे दो। तो हर एक टॉपिक की अगर आप लोगों ने मान लेते हैं पीएनसी है, पीएनसी आपका छोटा चैप्टर है, 2 से 3 टेस्ट काफी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जिसके 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उसके 3 से 4 टेस्ट तो लगा ही दो। अब तुम लोगों को लगता है कि भैया कहां से मिलेंगे टेस्ट, ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप लोगों को वो लेनी है आप वो ले सकते हो, वरना अलग अलग प्लेटफॉर्म से वहां से भी आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो प्लेटफॉर्म है ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां डाल दिए, यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूसरे में डाल दिए और आप लोगों को एग्जैक्ट एनडी का लेवल नहीं पता लग रहा। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है, आप लोगों को देखना है मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने, और जब पेपर दे दिया ना उसके बाद आपको डायरेक्टली अपना स्कोर दिख रहा होगा, उसी के बाद कर लो एनालिसिस। ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते के लिए छोड़ दिया, नहीं, आप लोग उसी टाइम करो। उसके बाद देखो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ तो उस टाइम पे जब मैं पेपर दे रहा था मेरी एग्जैक्टली में सोच क्या थी, कहां पर से मैं गलत हुआ, फिर अपना जो आंसर है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने जो क्वेश्चन नहीं बना उसको अपनी कॉपी में नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसे नोट करना पड़ेगा। अगर आप नोट नहीं करोगे ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग जिसमें एक बार गलती होती है, मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, कपिल सर भी बताएंगे क्या एग्जैक्टली में उनके साथ होता है कि नहीं होता, जिसमें एक बार गलती होती है ना, अगर मैंने उसे रिवाइज नहीं किया अगली बार भी होगी, फिर रिवाइज नहीं किया, जब तक मैंने बार बार रिवाइज नहीं किया तब तक उसमें गलती होगी। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे होता है क्या कपिल सर? सर ये तो मतलब सभी के साथ होता है। वो बोलते हैं ना कि जो काम 18 की एज में करना होता है वो आज का युवा 25 में करता है, और जो 25 में करना होता है फिर वो दिक्कत 18 में करने लगता है। तो वही चीज है सर, जो पन्ने पलटने वाली चीज है, फॉर एग्जाम्पल 13 अप्रैल को पेपर है अभी, तो जो पन्ने पलटने वाली चीज है सर वो मतलब आप देखोगे मार्च में सुटेबल है, मार्च में आप पन्ने पलट कर देख सकते हो भाई, एट द एंड ऑफ द मार्च। अब वही चीज सर शुरुआत में ही वो जो बिना नोट्स बनाकर पन्ने पलटेंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। मैथ्स में तो अपन से नहीं होता है सर। मैं जब तक उस चीज को प्रॉपर पूरा पेज में नहीं लिखूं, पहली बात तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और वो सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब स्टार्टिंग से लास्ट तक बढ़िया से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है, और वो जो अंदर से सुकून आता है, जो हैप्पीनेस आती है कि नहीं यार एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कुछ उखाड़ा है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना सर, वो कॉन्फिडेंस देती है, जिसकी वजह से आने वाला रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है। तो ये मेरे साथ काम करता है। हाँ, यहां से तुमको क्या पता चला, यू आर नॉट द एक्सेप्शन, ठीक है, यू आर नॉट द एक्सेप्शन। आप लोगों को लगता है भैया मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, किसी से नहीं बनते यार, मुझसे भी नहीं बने थे, कपिल सर से भी नहीं बने थे, बाकी दुनिया के कोई भी लोग है ना जो कहता है भैया हम लोग गुरु है मैथ्स के, यार किसी से नहीं बनते, बिलीव मी किसी से नहीं बनते स्टार्टिंग में, बट वंस यू प्रैक्टिस, वंस यू राइट एवरीथिंग इन द पेपर, आप लोगों से होने लग जाएगा। यू हैव टू पेन डाउन एवरीथिंग। आप लोग जब तक नहीं लिखोगे ना यार, आप लोग घिसोगे नहीं पेन को, नहीं होगा भाई। टारगेट बना लो, हर 20 दिन में 400 पन्नों की कॉपी भरनी चाहिए, और ये 20 दिन बता रहा हूं, इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम करते रहना जितना हो सके। और जब तक ये नहीं करोगे ना, आप लोगों का मान लेना कि आप लोग जो 7 से 8 बार दिशा की पब्लिकेशन की रिवीजन है ना, वो तो नहीं होने वाली अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। और स्टेप वाइज करना, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को बाद में समझ नहीं आ रहा कि ये किसने किया था और कैसे किया था, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, ऐसे नहीं डायरेक्टली आंसर लिख दिया। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों ने बैच के किया है और वो लोग कहां 500 मार्क्स ला रहे थे मॉक टेस्ट में, स्टिल दे वर अनेबल टू क्लियर द एनडीए एग्जाम। तो इसीलिए बता रहा हूं, ये सब लेसन है जो हम लोग भी सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। सर मतलब पर्टिकुलरली जैसे आपने मैथ्स की ओवरऑल जो अपना जैसे पूरा का पूरा जो चलता है आपका सिलेबस, उसमें पर्टिकुलरली मेरे को एक चीज बहुत बढ़िया लगती है जो कि मैंने अपने जीएटी में भी इंप्लीमेंट करी है, और वो और अलग एक्सटेंड पर जाएगी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करें तो सर ने क्या कर रखा है कि कोई भी एक टॉपिक है, अदर जगह यदि आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया, तो आपको बढ़िया सी एकदम रिबन लगा के सीक्वेंस एंड सीरीज की आपको वर्कशीट दे दी इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी, ठीक है। उस डीपीपी में 40 से 50 क्वेश्चन होता है। अब वो दे दी, बच्चे खुश हो गए। उसमें से सर मैंने देखा है आज तक का रेशियो मतलब 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ उसको सॉल्व करते हैं, और कुछ ही उसमें से ऐसे हैं जो कि सॉल्व करने के बाद उसको रिवाइज करते हैं। यहां पर सर ने क्या करके रखा है, सर ने उसी वो जो डीपीपी है ना उसको बना दिया टेस्ट। वही जो 20 से 25 सवाल का टेस्ट ले लेते हैं। अब जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसी 25 सवाल के 3 टेस्ट ले लिए अलग अलग, तो वही कितने सवाल हो गए, 75 क्वेश्चंस। तो उन्हीं को प्रैक्टिस करवा देते हैं और अलग से डाउट क्लास में उसका डिस्कशन हो जाता है। तो टेस्ट में एक ऑब्लिगेशन आ जाता है
जो कि मैथ्स में करके मैंने जीईटी में इंप्लीमेंट करा, काफी बढ़िया चीज है ये सर, लाइक इट्स वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो यही चीज हम लोग करते हैं देखो, और इसीलिए अब तुम लोगों को लग रहा होगा भैया जरूरी थोड़ी है कि हर कोई नोट्स बनाता होगा, कैसे आप चेक करते हो? भाई साहब अलग से एक टास्क ग्रुप बना रखा है जीएटी का और मैथ्स का। अभी इनकी वाट लगा रखी है कि टास्क ग्रुप में आपका नोट्स सारे के सारे मिलने चाहिए। यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, सो दैट हम लोग एग्जैक्टली में आप लोगों के साथ देख सके कि क्या सच में आप लोग क्लास के साथ फॉलो अप कर रहे हो। क्या जो बच्चे हम लोगों को बोलते हैं कि भैया हम लोग ना रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, क्या वो लोग सच में रिकॉर्डेड देख भी रहे हैं? हम लोगों को पता लगता रहता है, और एक एक का नोट्स हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि 4 बंदों की पीडीएफ चिपका दी बस खत्म, नहीं, आप लोगों को देख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन वाली आप लोगों पे वॉच किया जाएगा ऑफलाइन की तरह, ठीक है। तो ऐसा सच नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है यार कि हम लोग भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह है जहां पर आप लोगों का बस ऐसा होता है कि ये ऐप है इसमें लॉग इन कर लेना, टीचर जब आएगा तब डाउट पूछना है। नहीं, इफ यू हैव डाउट यू हैव अ स्पेसिफिक डाउट क्लास। इसके अलावा अगर आपके पास डाउट है आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हो। स्टिल अगर आप पे डाउट है यू कैन मैसेज अस, और अगर आपकी जैसे कुछ ज्यादा ही डाउट हो रहा है तो आप लोग हमको कॉल भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें यार मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को एक बच्चे को स्पेसिफिक सही डायरेक्शन में दिखाना है ना, सही डायरेक्शन में अगर ले आना है तो आप लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो अब सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, तो आपकी यहीं पर ओपनिंग खत्म हो जाएगी। तो ये मतलब सर, मतलब आखिरी में ऐसा रहता है कि एकदम एंड पर जाकर जो चीज होती है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है कोई भी एस्पिरेंट ने, बहुत एकदम मेहनत करी है, मगर जब पर्टिकुलरली एग्जाम में देखें ना तो वहां पर हमारा जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा काम करना बंद हो जाता है, एकदम प्रेशर आ जाता है, एग्जाम प्रेशर आ जाता है, माइंड हमारा स्टक हो जाता है, काफी ज्यादा मतलब ऐसा लगता है क्या करें, एंजाइटी आ जाती है। इससे कैसे डील करता है? पहली बात तो यार देखो, मल्टीपल रीजंस होता है एंजाइटी के। जैसे कुछ कुछ होता है, जैसे साउथ के जो बच्चे बोलते हैं भैया हमारे वहां ब्रेकफास्ट में चावल ही बनता है, सो वो लोग चावल खा के चले जाते हैं। अब तुम 8 बजे चावल खाओगे तो 10 बजे तो नींद आएगी आएगी। फर्स्ट चीज ये है कि आप लोगों का 100% अटेंशन नहीं मिलता। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं जब एग्जाम वाले दिन होता है आप लोग एकदम लाइट खाना खा के जाओ, पूरी छोले भटूरे कुछ मत खा के जाओ, नॉर्मल रोटी खा के जाओ, या ज्यादा ही हो रहा है तो कुछ ऐसा खा लो जिससे आप लोगों का बस थोड़ा सा पेट भर जाए, बस खत्म। सेकेंडली, आप लोगों को जो कपिल सर ने भी किया था, आपको जब प्रैक्टिस करते हो तब भी आपको एग्जाम प्रेशर डालना पड़ेगा अपने में। अपनी स्टॉप वॉच लगा लो, स्टॉप वॉच सब पे होती है फोन में, वहां पर आप देखना स्टार्ट कर दो। और तुम लोग कहते हो कि भैया हमारा हाथ ना बार बार वहां पर खुजलाता है कि वो स्टॉप वॉच को बंद करके अपना फोन चलवा दे, तो एक काम करो, 200 रुपए खर्च करो, वहां पर आपको एक घड़ी मिल जाएगी, छोटी वाली घड़ी होती है, उसमें लगा लो, सब होता है उसमें, ठीक है। सो यहां पर आप लोगों को जो टाइमिंग का प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, आप लोगों के टेस्ट, आप लोगों को टेस्ट में जैसा परफॉर्म करोगे ना, मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि आप लोग वैसे ही अपने एग्जाम में भी करोगे, क्योंकि टेस्ट में आप लोगों के पास टाइम कंपल्शन होता है। सो टाइम कंपल्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप लोग फुल मार्क भी दो ना तो कंप्लीट 2.5 घंटे मत लो, आप लोग 2 घंटे 10 मिनट लो, बस 20 मिनट फिर भी बचा के रखो, ताकि क्योंकि 10 मिनट OMR शीट, 10 मिनट वो आंटियां जो होंगी तुम्हारी क्लास में, टीचर तो होती नहीं है, वो आंटियां ही ज्यादातर रखते हैं, वो गप्पे मार रही होंगी तो तुम्हारा कंसंट्रेशन आधा से ज्यादा उधर जाएगा। साथ में अगर कोई बारात जा रही होगी, वैसी अप्रैल है, अप्रैल में तो बारातें होती है, सो भाई साहब बारातें भी जा रही होंगी तो आप लोगों का कंसंट्रेशन वहां भी ब्रेक होगा। हाँ, जैसे एग्जाम में क्या होता है कि वो जैसे जब मैं अपना इंडिया एग्जाम दे रहा था, सो उस टाइम पे ना एक टीचर आई, ठीक है, वो दूसरे टीचर से तो बात नहीं कर रही थी, मेरे से ही बात करने लगी। बताओ, जीईटी के एग्जाम में अब कंसंट्रेशन किस पे जाए, इस पे जाए, एग्जाम पे जाए कि मैम की बातों पे जाए। सो अगर कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा सीन होता है ना, सो आराम से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो मैम अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं भाई, उन्हें बुरा लगे ना, वो तुम्हारी मौसी लग रही ना वो तुम्हारी बुआ लग रही, ठीक है। सो इतना टेंशन मत लो। बढ़िया सर, आपने ये बोला होगा कि सर मैं मान रहा हूँ कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मगर मेरा एग्जाम उससे ज्यादा अट्रैक्टिव है मेरे लिए। भाई तो ठीक है सर, सो इट वाज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, मैंने क्वेश्चन पूछे, सो इट वाज नाइस क्वेश्चन आस्किंग टू यू। काफी ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स एकदम जो ब्रेन वॉश किए हुए थे, एकदम उनको एकदम रोड मैप मिल गया, सीधा रोड मैप कि किस तरीके से हमारे को मैथ्स को अप्रोच करना है। चाहे आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप पर्टिकुलरली मैथ्स के स्टूडेंट हो, जेई की तैयारी करो, सीयूईटी की तैयारी करो, एकदम क्लियर कट आइडिया आपने उनको दे दिया।
सो अभी हम लोग जीएटी के सेक्शन पे चलते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबी होगी है, तो जीएटी के सेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो वीडियो होगी जीएटी की वो आपकी कल आने वाली है, सेम टाइम पे आएगी, तो जरूर से वो वाली वीडियो भी देखना ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली में समझ आ सके कि आप लोगों की जीएटी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। क्योंकि गेम चेंजर तो भाई साहब जीएटी ही है। आप लोगों का गेम जो बिगाड़ेगा वो आप लोगों का मैथ्स है। लेकिन एक्चुअली में कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने इस बार ही बैच में एक लड़की आ रखी है, उसके 472 मार्क्स है, बट शी वाज अनेबल टू क्लियर हर मैथ्स कट ऑफ, इसीलिए एग्जाम नहीं निकल पाया, वरना शी कुड बी इन सम ऑल इंडिया रैंक में 50 के अंदर तो पक्का थी। ठीक है, पक्का हो जाता उसका। बट और एक और था, उसके 512 मार्क्स आए थे। उसने कमेंट में कर रखा होगा, अब एग्जैक्टली मुझे वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन स्टिल मैंने पहले भी तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। 512 मार्क्स तो कैसे आए? जस्ट बिकॉज ऑफ जीएटी। सो ये सारी चीजें अगर आप लोगों को सीखनी है, कैसे जो जीएटी का अप्रोच करना है, क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ने तभी आप लोगों को इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, या फिर अगर आप लोग स्पेसिफिक भी पढ़ोगे, जैसे मैथ्स में मैंने बताया कि मैथ्स में आप लोग स्पेसिफिक पढ़ो, एकदम मस्त से काम बनेगा। लेकिन क्या ये चीज जीएटी में हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो क्या आपको कैसे करके प्रिपेयर करना है, वो ब्लैक लेवल पढ़ना है कि ब्लैक बुक पढ़नी है, वो तुमको पता लगेगा। ठीक है, सो एक्चुअली में जो चीज आप लोगों को पढ़नी है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर से बताने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।